गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ चलिए फिर कल जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से आज शुरू करते हैं कल के टॉपिक को डिस्कस करते हुए। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहा गया। और एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड बेटा। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो किया गया बेटा, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका था। द मूवमेंट बिफोर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, सॉरी, आप सभी जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लाइव मैसेज कर सकते हैं। मैंने चैट ऑन कर रखा है। तो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, दैट कुड नॉट बिकम अ सक्सेसफुल मूवमेंट बिकॉज ऑफ मेनी डिमेरिटिस। इसमें बहुत सारे डिमेरिटिस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थे रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट में, जिसके कारण वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं बन सका था। पहला चीज था, ऑल द कम्युनिटी ऑफ इंडिया वे आर नॉट एसोसिएटेड इन द मूवमेंट। जितने भी कम्युनिटी इंडिया में रह रहे थे, दे वे आर नॉट एसोसिएटेड, वो जुड़े हुए नहीं थे अच्छे तरीके से इस मूवमेंट के साथ। दूसरा बड़ा फैक्टर था कि यह मूवमेंट मेनली लिमिटेड था सिटीज और टाउन्स तक, यानी कि गांव में रहने वाले लोग, दूर देहात में रहने वाले लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस मूवमेंट के बारे में, तो वो सक्सेस नहीं हो सका। तो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी ने हार नहीं मानी, बल्कि ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉडर मूवमेंट। एक और बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू करने का उन्होंने डिसीजन लिया, एंड दैट वेरी मूवमेंट वाज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। बट ही वाज डैम श्योर दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर अंडर अ यूनाइटेड कैंपेन। जब तक हिंदू और मुस्लिम को साथ न लाए तब तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। और ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ खिलाफत इशू पर उन्हें यह मौका मिला व्हेन ही कुड ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। और ऐसा हुआ, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है बनी, और इसी के बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। पिछले क्लास में इस बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इट बिगिन इन जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया। अब हम लोगों ने कल जाना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग पार्टिसिपेट किए, शहर के लोग पार्टिसिपेट किए, गांव के लोग पार्टिसिपेट किए, बट विथ डिफरेंट मोटिव। सबका जो मकसद था इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का, द मोटिव वॉज डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना था? फर्स्ट टॉपिक जो कल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज मूवमेंट इन टाउन। शहर के आंदोलन के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि शहर में जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सेदारी ली। और इसके बाद हुआ क्या क्या? तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर्स, हेडमास्टर्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया कोर्ट में। उसके अलावा शराब के दुकान बंद कराए गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, और भी दूसरी विदेशी वस्तुओं के साथ साथ ये 1921 से 1922 के बीच में जो फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट है उसका वैल्यू सीधा आधा हो गया था। जहां 1921 में लगभग 102 करोड़ का कारोबार हो रहा था, वो घट के 1922 में मात्र 57 करोड़ पे पहुंच चुका था। तो दिस वाज अ
वेरी मेजर ड्रॉबैक फॉर ब्रिटिश ट्रेड, ब्रिटिश के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन बेटा जिस तेजी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहर में एक्सपेंड होना शुरू हुई, उस तेजी के साथ वो मेंटेन नहीं कर पाई अपने मोमेंटम को, बल्कि एक समय के बाद जो है यह नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वो शहर में स्लो डाउन हो गया। इट स्लो डाउन इन द सिटीज, वो शहरों में जो है स्लो डाउन हो गया। वेराइटी ऑफ रीजन्स, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे। सबसे पहला रीजन्स क्या, विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार किया गया वो सस्ते होते थे, दे वेयर चीप बिकॉज दे वेयर मशीन मेड, वो मशीन से बने कपड़े होते थे, एंड दे वेयर मास प्रोड्यूस्ड, मास में उन्हें प्रोड्यूस्ड किया जाता था। जबकि भारत में जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के बाद लोगों ने भारत के बने कपड़ों को पहनना शुरू किया तो वो महंगे साबित हुए, दे वेयर एक्सपेंसिव, क्योंकि भैया भारत में जो कपड़े बनते थे हाथों से वो खादी कपड़े होते थे और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज ऑफ द एफर्ट, बिकॉज ऑफ द लेबर, बिकॉज ऑफ द टाइम कंज्यूम्ड, ठीक है, जो समय लगता था, जितनी मेहनत लगती थी वो मशीन के बने कपड़ों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण भारत के बने खादी के कपड़े जो होते थे बेटा वो बहुत महंगे होते थे। तो ऐसे में हाउ कुड पुअर पीपल अफोर्ड इट, गरीब कैसे इसे अफोर्ड करते। ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, मिल क्लॉथ्स को, मिल मेड क्लॉथ्स को पहनना शुरू कर दिया। दूसरी बात थी, भारत में इंस्टीट्यूशंस को जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट किया गया, लेकिन उसके अल्टरनेट किसी भी तरह का इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं होने के कारण दोबारा से लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की तरफ मूव करने लगे। तो ये तो बात हो गई मूवमेंट इन टाउन। दूसरा हमने पढ़ा रिबेलियन इन कंट्री साइड, गांव में विद्रोह, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो इसमें हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा अवध पीजेंट्स के बारे में। हमने जाना कि ब्रिटिश शासन के दौरान हर एक कम्युनिटी सफ़र कर रही थी, उसी में हमारा पीजेंट्स कम्युनिटी यानी फार्मर्स कम्युनिटी भी शामिल थी। फार्मर्स ने भी जो है प्रोटेस्ट किया था इस आज़ादी के आंदोलन के दौरान, ठीक है, बट उनका एक अलग मोटिव था, उनकी परेशानी अलग थी, दे हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हेंस द वे दे रिस्पॉन्डेड वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। अब थोड़ा सा बात करते कि क्या कुछ किया था अवध के पीजेंट्स ने। तो आप जानते हो कि अवध में जो पीजेंट्स थे, बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, और खुद की ज़मीन नहीं होने के बाद करते क्या थे, किसान थे तो खेती ही करेंगे और उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो दे यूज टू गेट लैंड ऑन लीज फ्रॉम द तालुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े तालुकदार, बड़े बड़े जमींदारों से लीज पर, किराए पर वो ज़मीन लेते थे, और जो किराए पर वो ज़मीन लेते थे उस किराए को कहा जाता था टेन्योर, TENURE, टेन्योर, और ये किसान कहलाते थे टीनेंट्स। तो एज ए टीनेंट्स उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी उनकी ज़मीनों पर, दे वेयर रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुडंट पोजेस सो देयर पोजीशन ऑफ द लैंड, जमीन पर वो अपना मालिकाना हक न दिखाने लगे, इससे डर कर जो जमींदार या तालुकदार होते थे नियमित रूप से उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देते, दूसरे ज़मीन पर भेज देते, ये परेशानी थी। दूसरा कि दे हैड टू पे एक्सऑर्बिटेंटली हाई टैक्सेज, हाई रेंट, उन्हें बहुत ज़्यादा रेंट, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ये भी बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं थी, उनके ऊपर दे वेयर ऑपरेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, उनके ऊपर जो है अत्याचार किया जाता था, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जमींदारों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। कैसे, दे वेयर फोर्स टू डू बेगार, उन्हें बेगार करवाया जाता था। बेगारी कहने का मतलब बिना पैसे लिए काम करना, वर्क विदाउट पेमेंट, दैट इज बेगार। तो दे वेयर फोर्स टू डू बेगार। तो इन सब बातों से वो बहुत परेशान थे, दे वेयर वेरी सैड, दे वेयर एक्सट्रीमली एंग्री, गुस्से में वो थे, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑर्गेनाइज देयर ओन मूवमेंट दैट वाज नोन एज अवध पीजेंट्स मूवमेंट। तो कल मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ अवध पीजेंट्स मूवमेंट। तो इन्होंने जो मूवमेंट करा, ठीक है, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में इन्होंने मूवमेंट किया, और इसके 3 डिमांड्स थे, रिडक्शन इन रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार, ठीक है। वो चाहते थे कि उनके रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाए, उनके ऊपर जो बेगारी का थोपा जा रहा था, उनसे जबरन जो काम करवाया जाता था जिसके पैसे नहीं मिलते थे, तो उन्हें वो सिस्टम ख़त्म किया जाए। और तीसरा, जिन जिन जमींदारों ने जो है उन पे अत्याचार किया हुआ था, उनका वो सामाजिक बहिष्कार करना चाहते थे। यही वजह था बेटा कि बहुत सारे जगहों पर पंचायत के द्वारा नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ताकि इन्हें
मरहूम रखा जा सके इवन बेसिक सर्विसेज से। बेसिक सर्विसमैन जो है बार बार क्या करते, वो बेसिक सर्विसमैन, अभी बताओ बेटा कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान जो है लॉकडाउन हो रखे हैं, और लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत परेशानी होती है बालों को बनवाने में, दाढ़ी वगैरह बनाने में, ठीक है, जिनको हमेशा से आदत था घर पे ना करके बाहर सैलून में जाने का, ठीक है, वो कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर अस, कि वो भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय में जब सब कुछ बंद है, लोगों के बाल बड़े हो रखे हैं, दाढ़ी बड़ी हो रखी है, तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई वाकई में वो हमारे लिए ज़रूरी तो थे, दे वेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, आज हम उनकी कमी महसूस कर पा रहे। तो यही चीज़ को महसूस करते हुए क्या किया गया था, नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज करवाया गया था। आज तो घरों में वॉशिंग मशीन है, लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाले कपड़े और डालकर धो दिए। लेकिन उस समय तो वॉशिंग मशीन होते नहीं थे, और बड़े बड़े जमींदार, उनके घर के बीवी, उनकी जो बच्ची, उनकी बेटी बीवी वगैरह जो है खुद से कपड़े धोते हैं। अरे नहीं भाई, उन्हें वॉशरमैन की सर्विस मिलती थी, धोबी जाते थे, उनके कपड़े लेकर उन्हें धोते थे। लेकिन पंचायत के द्वारा जब नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया, तो उन्हें नाई यानी कि बार्बर और धोबी यानी कि वॉशरमैन की सर्विस भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला यहाँ के बारे में, तो 1920 में वो वहाँ पहुँचे, टूर किया पूरा का पूरा गांव में, वो रामचंद्र के साथ जो है वो मिले, और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर उन्होंने किया क्या, एक कमेटी बनाई, एक एसोसिएशन बनाया, अवध किसान सभा, और देखते ही देखते इसके 300 से अधिक ब्रांचेज जो है पूरे आसपास के रीजन में फैल चुके थे। अब मुझे जवाब दोगे, क्या बाबा रामचंद्र के बारे में आप में से किसी को पता है? चलिए जवाब दीजिए तो जल्दी। हु वॉज बाबा रामचंद्र? कौन थे? मैंने लाइव चैट में जो है डाल रखा है, आप जल्द से जल्द जो है उसका जवाब दो। आंसर द क्वेश्चन, हु वॉज बाबा रामचंद्र? कोई नहीं है बेटा? वेरी नाइस। वेट, वेट, होल्ड। चलो, आप लोगों के क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है, दैट्स वेरी नाइस, आप लोग जवाब दे रहे हो, मुझे अच्छा लगा देखकर, ठीक ना। चलिए, he was सन्यासी, बाबा रामचंद्र was a सन्यासी and who had been in Fiji as endangered labor, ठीक है, वो endangered labor के तौर पे फिजी में भी रह चुके थे, फिलहाल वर्तमान में वो सन्यासी थे, and was leading अवध पीजेंट्स मूवमेंट, वो अवध पीजेंट्स मूवमेंट को लीड कर रहे थे। आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ डिड खिलाफत मूवमेंट अनफोल्ड, तो खिलाफत मूवमेंट कैसे हुआ? महात्मा गांधी ने तो सजेस्ट किया था ना दैट द मूवमेंट्स विल अनफोल्ड इन स्टेजेस, इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले रिवॉर्ड वगैरह जो भी टाइटल दिया गया था, द टाइटल रिवॉर्डेड टू इंडियंस बाय द ब्रिटिश वे टू बी सरेंडर्ड, उन्हें सरेंडर किया जाने था। उसके बाद जो है रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है, बाइकॉट किया गया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिश सर्विस, ब्रिटिश गुड्स का। तो ये सारे तरीके से जो है मूवमेंट अनफोल्ड हुए थे। OUDS अवध जो दिया बेटा, उसके जगह आप AWADH अवध भी ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, तुरंत में जवाब दो तो बेटा, मैं देख रहा हूं। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का फर्स्ट टाइम प्रपोजल कब रखा गया था और कहां? जल्दी से बतलाइए, फटाफट ही बतलाइए कि सबसे पहले जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का प्रपोजल कहां रखा गया था, किस जगह? जल्दी बोलिए। चलिए, कोई जवाब नहीं दे रहे। गुड। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का जो प्रपोजल है वो सितंबर 1920 कांग्रेस के
कलकत्ता सेशन में प्रपोजल रखा गया था और उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीनों में बहुत टसल चला कांग्रेस के अंदर मूवमेंट शुरू करने ना करने को लेकर, और अंत में दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में कॉम्प्रोमाइज हुआ और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया गया। अभिनंदन है क्या? आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो भाई, वेरी बैड थिंग। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। Within a month, by October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. देखिए, अक्टूबर तक में अवध किसान सभा का, अक्टूबर 1920 तक में जब रामचंद्र के साथ जो है जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर गठन किया था अवध किसान सभा का, तो अक्टूबर आते आते अवध किसान सभा को सेटअप कर दिया गया था और एक महीने के अंदर उसके 300 से ज़्यादा ब्रांचेज जो है शाखाएं उससे एस्टेब्लिश कर दिया गया था अलग अलग जगहों पर। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants struggle into the wider struggle. ऐसी कोशिश की गई थी कि जब नेक्स्ट ईयर यानी कि अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया था और कोशिश यह थी कि जब 1921 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा तो इस अवध किसान सभा के द्वारा जो अवध पीजेंट्स मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उस मूवमेंट को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और मर्जर से होता क्या बेटा, तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती, वो और लार्जर स्केल पे जो है काम कर पाता। ठीक है, तो यही कोशिश के मद्देनज़र जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का गठन किया। लेकिन ये इफ बट परंतु किंतु जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। होता क्या है इस चीज़ को समझिए। The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the house of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. Avinash Kumar, during the classroom, what you have to do is just to answer the question asked by me. You don't have to ask too many questions, not the things that is, especially not the things which is not related with the present live class. Okay, ये live class बेटा हो रहा है। अब आपके क्वेश्चन है कि सर कल का क्वेश्चन ठीक हुआ नहीं हुआ, इस बारे में बाद में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में यू कैन आस्क सिंटू सर। ओके, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा दिया था, आपको कहा था व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आंसर भेजना है। अब वो चेक हुआ नहीं हुआ, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेरी थिंग्स। सो आप उनसे एक बार पूछ लेना। यहाँ पर मैं जो सवाल आपसे करूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछूँ उसका जवाब दोगे, एंड ड्यूरिंग द क्लास कोई तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उससे वो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो चलो बात करते हैं कि आगे चलकर जब मूवमेंट शुरू हुआ, कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, उस समय जो अवध के पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो इस तरीके से डेवलप हुआ जिससे कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
क्या हुआ था भाई, तो तालुकदार और मर्चेंट्स के घर पे हमला हो गया। यानी जनवरी 1921 में जनवरी 1921 में जैसे ही नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो अवध पीजेंट्स मूवमेंट्स था, यहाँ पर जुड़े लोगों ने जनवरी 1921 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के बजाय वो अपने ही अलग रास्ते पर चलते चले जा रहे थे। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हमें चलना है, ठीक है, वी मस्ट हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन वहाँ बेटा ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ ट्रूथ या नॉन वायलेंस को नहीं फॉलो किया जा रहा था, बल्कि झूठ, हिंसा, उत्पात, लूटमार, इन सब रास्तों पर लोग चल निकले थे। हुआ क्या था, तो जैसे ही जनवरी 1921 में नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और इसकी जानकारी अवध के किसानों को मिली, तो इस बात के बजाय कि वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध करे, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने क्या किया, तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, बाजारों को लूट लिया, ग्रेन हॉर्स यानी अनाज के जो गोदाम थे उसे कब्जे में ले लिया, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत सारे जगहों पर लोकल लीडर्स यानी जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने किसानों को कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया हुआ है, घोषित किया है कि अब से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई, गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन लोकल लीडर्स ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करके इन्वॉक द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वॉक, यानी महात्मा के नाम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वो सारे काम किए जा रहे थे, लोगों को भड़काए जा रहे थे, उन्हें उत्पात मचाने के लिए जो है भड़काए जा रहे थे। ये सारा काम हो रहा था सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कहीं से भी यह कांग्रेस के प्रोग्राम या महात्मा गांधी के बताए सिद्धांतों के हिसाब से नहीं हो रहा था। देखिए बेटा, तालुकदार ये हैं कि आज के डेट में आप कहते हो कि यह जमीन मेरी, वो जमीन उसकी। आज जमीन के ऊपर जो है हक है, अधिकार है, ठीक है, वी हैव राइट्स ओवर आवर लैंड, वी हैव द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। लेकिन पहले क्या था, ड्यूरिंग द मोनार्की सिस्टम ऑल द लैंड्स बिलोंग टू द किंग, सारे लैंड जो है वो राजा के होते थे। राजा क्या करता था, तो जिस भी किंगडम में वो रहता था, वो किंगडम बटे होते थे विलेजेस में, और विलेजेस बटे होते थे तालुका में, ठीक है। तो तालुका को जो है वो एक व्यक्ति के हाथों में सौंपता था, जिस तरह आज के समय में होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, तो उस समय जो है तालुकदार एक तरह के ठेकेदार हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्टर, जिसके जिम्मे एक तालुका होता था और उस तालुका में रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलने का काम तालुकदार को दिया जाता था। तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ एस्टेब्लिश्ड हुई, उस समय भी पूरी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो था नहीं, किंगडम तो था ही, यहाँ पर राजतंत्र था ही, मोनार्की सिस्टम था ही। भले राजा जो है अब वो अपने दम पर शासन नहीं करके ब्रिटिश के कंट्रोल में रहकर शासन कर रहे थे अधिकांश जगहों पर, बट ये तालुका वाला जो सिस्टम ये तो अभी भी था। तो वही तालुका के जो हेड हुआ करते थे ना, जिसको तालुका की जिम्मेदारी दी जाती थी, वो होते थे तालुकदार, ठीक है। दे कुड लिवाई टैक्सेज अपॉन द पीजेंट्स और द पीपल लिविंग इन अ तालुका एंड दे हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स और द किंग, ठीक है, उन्हें फिक्स अमाउंट पे देना पड़ता था। आज भी मान लो कि जैसे कि रेलवे स्टेशन पे साइकिल और बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड है, ठीक है, तो उसका हर साल टेंडर निकलता है, 5 साल या 2 साल या 1 साल के दरमियान पे टेंडर निकलता है, और उस टेंडर में लोग बोली लगाते हैं। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसे टेंडर मिल जाता है। और अगर मान लो किसी ने 5 लाख में उस टेंडर को खरीदा, अब वो चाहे तो 5 सालों में 5 लाख कमाए कि 2 लाख की 20 लाख कमाए, तो 5 लाख उसे देना है, बाद बाकी सारे पैसे उसके अपने हो गए। तो यही काम तालुका में रहने वाले तालुकदार भी करते थे। और कोई क्वेश्चन तो इजी वे में आप पूछ सकते हो। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए अवध किसान सभा और अवध पीजेंट्स मूवमेंट किस तरीके से ये आगे डेवलप की, ये सारी चीज़ें जान ली हमने। अवध पीजेंट्स का क्या मकसद था फाइट करने का, वो किस इंटेंशन के साथ फाइट कर रहे थे, क्या वजह था उनके आंदोलन शुरू करने का, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज हम लोग जानते हैं ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में। ट्राइबल पीजेंट्स जिसे आदिवासी भी कहते हैं। अभी आदिवासी का क्या लेना देना है भाई? आदिवासी अब नाम से समझोगे कि सर आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं, तो हाँ भाई,
जंगल में रहते तो जरूर है, जंगल ही नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहते हैं। आमतौर पर आदिवासियों को ना हमारे इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते थे, आर एसोसिएटेड विद नेचर, और वो नेचर के नज़दीक रहना चाहते हैं। उनकी रोजी रोटी, उनका जीवन यापन हर कुछ नेचर से ही होता है, प्रकृति से ही होता है। प्राकृतिक आवास में रहते हैं वो, प्रकृति से जो फल फूल कंद मूल मिलता है उसी को खाकर वो गुजारा करते हैं, और अन्य चीज़ों की आवश्यकता जैसे कपड़े लत्ते की पड़ती है तो वो क्या करते हैं, तो फॉरेस्ट से ही बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है, शहद, कुछ प्रीसियस जड़ी बूटी वगैरह, तो उसे वो ट्रेडर्स व्यापारियों को बेचते थे और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे ज़रूरत की अन्य चीज़ों को वो पूरा करते हैं। तो ट्राइबल पीजेंट्स को ऐसी क्या परेशानी हुई कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से खुद को जोड़ने की कोशिश की? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Gurdam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla war movement spread in the early 1920s. Not a form of struggle that the Congress could approve here. As in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enriched the hill people. देखिए, ट्राइबल पीपल यानी आदिवासियों ने जो है, आदिवासियों ने महात्मा गांधी के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो मैसेज था, महात्मा गांधी का जो मैसेज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर, इस मैसेज को उन्होंने अलग तरीके से समझा, इसका मतलब उन्होंने अलग तरीके से निकाला। स्वराज का मतलब उनके लिए कुछ दूसरा था। क्या था? तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स में रहने वाले पहाड़ियों की। जिस दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ उससे कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक वहाँ पर आदिवासियों ने एक अलग ही तरह की युद्ध छेड़ रखी थी, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता था। सैन्य गुरिल्ला युद्ध जो है वो कर रहे थे, ठीक है, यानी हथियारबंद गुरिल्ला युद्ध वो कर रहे थे हथियारों के सहारे। अब गुरिल्ला क्या होता है? आदिवासी कहाँ पाया जाता है बेटा? आदिवासी हमारे भारत के उन सभी इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, मेनली झारखंड में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, ठीक है, इन सभी जगहों पर आदिवासी पाए जाते हैं। पर अभी हम जहाँ के आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स, गुदेम पहाड़ी में रहने वाले, वहाँ बड़ा जंगल है और वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक मिलिटेंट गुरिल्ला जो है वॉरफेयर उन्होंने चालू कर रखा था, ठीक है। उनकी परेशानी क्या थी और उनका जो ये स्ट्रगल करने का तरीका था, इसमें तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि इन्वॉल्व था वायलेंस यानी कि हिंसा, ठीक है। तो इस चीज़ को तो महात्मा गांधी कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, ना कांग्रेस कभी सपोर्ट कर सकता था। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी? तो देखो, 9th में फॉरेस्ट सोसाइटी में पढ़े होंगे चैप्टर में, फॉरेस्ट जंगल, अ पीस ऑफ लैंड हैबिटेटेड बाय नेचुरली ग्रोन अप प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब प्राकृतिक तौर पर उगे पेड़ पौधों से ढका हुआ एक जो ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ प्राकृतिक तौर पर पेड़ पौधे उगे होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो देखिए, ब्रिटिश जब भारत में रूल करना शुरू की, ब्रिटिश स्टार्टेड टू रूल ओवर इंडिया, जब उन्होंने इंडिया में रूल करना शुरू किया तो भारत के जो जंगल थे उसे वो पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। उन्हें लगता था दीज आर द साइन ऑफ वाइल्डरनेस, यह जंगलीपन की निशानी है, ब्रिटिश को ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे व्हेन दे स्टार्टेड नोइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, दे स्टार्टेड रिजर्विंग। उन्होंने क्या किया, इसे रिजर्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। रिजर्व करने का मतलब संरक्षित करना शुरू कर दिया। वो करते क्या, बड़े बड़े फॉरेस्ट रीजन को क्लोज कर देते, बंद कर देते, चारों तरफ से घेर के उसे बंद कर देते। वहाँ पे एक बोर्ड लगा देते कि यह ब्रिटिश प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, और उसमें किसी भी तरह की ट्री पासिंग यानी इलीगल घुसना जो है मना है, ठीक है। जिससे लोग ना तो फॉरेस्ट में जा सकते अपने मवेशियों को चराने के लिए, ना ही वो फ्यूल वूड कलेक्ट कर सकते थे यानी जलावन की लकड़ी, ना फल फूल कलेक्ट कर सकते थे। दिस इनरेज्ड द हिल पीपल्स। ऐसे में जो पहाड़ी लोग थे, ग्रामीण लोग जो थे, वो गुस्से में आ गए। क्या बेटा आपने लिखा है गवर्नमेंट दुरान कुछ नहीं दिया जाता? मेरे समझ में नहीं आया अविनाश कुमार, आई कुडंट गेट योर मैसेज दैट गवर्नमेंट दुरान कुछ नहीं दिया जाता। हो सके तो इसे क्लियरली आप लिखो, ठीक है। चलिए बात करें
तो यहाँ पर जो है जंगलों को, बड़े बड़े जंगल के एरिया को घेर दिया जा रहा था। Not only their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure, Alluri Sitaram Raju. देखिए, जब फॉरेस्ट के रीजन को घेर दिया जाता, तो ऐसे में जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जैसे हिल पीपल भी कह सकते हो या ट्राइबल पीजेंट्स भी कह सकते हो, इनकी जो लाइवलीहुड है, इनकी जो जीविका है, वो तो खत्म हो ही गई। उसके साथ साथ बेटा इनका जो ट्रेडिशनल राइट्स है, यानी इनका जो पारंपरिक अधिकार है, पारंपरिक अधिकार कहने का मतलब कि इनकी जो परंपरा है, इनका जो पूजा पाठ सब कुछ रिचुअल्स वगैरह इसी फॉरेस्ट से जुड़े होते थे। मतलब इन्हें जंगल से दूर करना, मतलब इनकी रोजी रोटी से दूर करना, इनकी परंपराओं से इन्हें दूर करना, ये सब कुछ था, ठीक है, जिसके कारण वो दिक्कत में थे, वो तकलीफ में थे, वो गुस्से में थे। और ऐसे में जब इन्हीं ट्राइबल पीपल को पकड़ पकड़ के फॉरेस्ट के चारों ओर जब रोड का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ और वहाँ पर दे फोर्स टू कंट्रीब्यूट बेगार, मतलब बेगारी में उन्हें मुफ्त में सड़क निर्माण में घसीटा जाने लगा, तो उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है। और हर एक विद्रोह, हर एक आंदोलन का कोई लीडर होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस पूरे चैप्टर के दौरान। तो यहाँ पर जो ट्राइबल पीजेंट्स को, असम, ये आंध्र प्रदेश की गुदेम हिल्स के ट्राइबल पीजेंट्स को लीड करने वाला जो व्यक्ति था, ही वॉज अलूरी सीताराम राजू, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू, तुम लोगों को लग रहा है आदिवासी है, देहाती गवार होगा, तो आने वाले समय में साउथ में इसकी एक मूवी आ रही है RRR, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आने वाली है, तो उसमें आपको अलूरी सीताराम राजू के बारे में जानने को मिलेगा, दिलचस्प बातें। तो अलूरी सीताराम राजू, ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। वो बड़ा ही अजीब सा बंदा था, बड़ा ही ज़बरदस्त गजब का बंदा था क्या उसके साथ, तो देखिए, देख के बताऊंगा मैं बेटा, चलिए। तो अलूरी सीताराम राजू जो है, ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. यानी कि अलूरी सीताराम राजू जो है, वो दावा करता था कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर है, बहुत सारे स्पेशल पावर, कुछ खास उसके पास ताकतें हैं, जैसे कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, यानी कि वो सटीक खगोलीय भविष्य बता सकता है, खगोलीय सटीक खगोलीय गणना कर सकता है, यानी तारों को, चांद तारों को देखकर, ग्रह नक्षत्रों को देखकर वो भविष्य बतला सकता था, ऐसा वो दावा किया करता था। साथ ही साथ वो कहता था ही कुड हील पीपल, वो जो है लोगों को ठीक कर सकता है, उनके घावों को, उनके जख्मों को भर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और साथ ही वो दावा करता कि अगर उसे कोई गोली भी मार दे तो उसे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो इस आदिवासी लोग थे, सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी थे। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। इसकी बातों से प्रभावित होकर जो रिबल्स थे, वहाँ पर जितने भी विद्रोही थे, ट्राइबल्स पीपल, उन्होंने इसे इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यानी कि अवतार घोषित कर दिया, ईश्वर भगवान का अवतार, यानी अलूरी सीताराम राजू को उन्होंने ईश्वर का दर्जा दे दिया था। Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. अलूरी सीताराम राजू वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था भाई। एक तरफ यह महात्मा गांधी के महानता के किस्से गाता था, वो महात्मा गांधी का बड़ा प्रशंसक था, वो महात्मा गांधी की तारीफें करता था। महात्मा गांधी के आह्वान पर उसने किया क्या था, तो अपने लोगों से अपील की थी
कि वो खादी के कपड़े पहने, वो विदेशी कपड़े ना पहने किसी भी सूरत में, वो शराब ना पिए, हर तरह की नशाखोरी से वो दूर रहे। ठीक है, तो एक तरफ अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के ग्रेटनेस के बारे में बातें करता था, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात पे भी जोर डालता था कि देश को तब तक आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती है जब तक कि बल का प्रयोग न किया जा सके। ठीक है, यानी विदाउट यूजिंग वायलेंस द कंट्री कुडंट बी फ्रीड, कंट्री को आज़ाद नहीं कराया जा सकता था। इसीलिए वो हिंसा पे जोर डालता था, वो चाहता था ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ठीक ना, और इसी कारण इसके नेतृत्व में जो है, जो जितने भी ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का रास्ता चुना। उन्होंने गुदेम रिबेल्स यानी गुदेम के विद्रोहियों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और इस गुरिल्ला युद्ध को वो आगे कंटिन्यू करते रहे। अंत में राजू को कैप्चर किया गया, पकड़ लिया गया और 1924 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन फांसी पर लटकने के बावजूद यह एक फॉल्क हीरो बन चुका था, एक लोक नायक बन चुका था। चलिए, जितने क्वेश्चंस हमने किए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट करेंगे। Why were Congress leadership unhappy with the form in which Awadh peasants movement developed? First question. Second, what was the meaning of Swaraj for the tribal peasants? तीसरा, who was अलूरी सीताराम राजू? चलिए, ये क्वेश्चन आपको कल के लिए बनाना है। कल के क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं। आप में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 एंड दिसंबर 1920। देखिए बेटा, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, कांग्रेस सेशन में प्रपोजल रखा गया था। महात्मा गांधी प्रपोज टू लॉन्च अ नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। बट दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में अ कंप्रोमाइज वाज मेड between the people who opposed the movement and were in support of the movement, and finally the non-cooperation program was adopted। यानी कि 1920 में सितंबर में जो है प्रपोजल रखा, प्रस्ताव, लेकिन उस प्रस्ताव को पारित किया गया, फाइनल किया गया दिसंबर 1920 में। खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो खिलाफत मूवमेंट नहीं था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था। इट वॉज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट।
नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी इन जनवरी 1920 फॉर स्वराज एंड टू फाइट फॉर नॉन कॉपरेशन खिलाफत इशू के लिए। अब खिलाफत इशू क्या था ये तो मैं बता चुका। खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ऑटोमन टर्की की हार हुई थी और र्यूमर फैला था कि एक हार्ट पीस ट्रीटी को इम्पोज किया जाने वाला है खलीफा के ऊपर जो कि ऑटोमन टर्की के इम्पेरर थे और साथ ही साथ इस्लामिक वर्ल्ड के वो स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है। और इसी खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत कमेटी बनाया गया और उसको सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी के पास वो पहुंचे थे और तभी महात्मा गांधी ने उसे सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ स्वराज के लिए एक कंबाइंड जो है मूवमेंट शुरू किया जिसे कहा गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। और कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। चलिए थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन अगर नहीं है ठीक है बेटा, फिर आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को करना क्या है तो इसके आगे के एटलीस्ट 3 पेजेज आपको पढ़ना है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई वेयर कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी विद द फॉर्म इन विच आवर पीजेंट्स मूवमेंट डेवलप। दूसरा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द ट्राइबल पीजेंट्स एंड थर्ड क्वेश्चन है हु वाज अबूरी सीताराम राजू, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको बनाना है और बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है तीनों क्वेश्चन।